हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है आपका चैप्टर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर। ठीक है, मतलब कि इसमें आपको अलग से कोई दिमाग चलाना ही नहीं है। सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर में से एक। ठीक है, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज़। आइए स्टार्ट करते हैं इसे। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, फिर उसके बाद 4, 5, 6, इस तरीके से। जो इलस्ट्रेशन मैं यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर नहीं कराऊंगा, मैं उसके अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उस टाइम पे जो आपके कॉन्सेप्ट कवरेज होते हैं उस तरीके के मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच जाते हैं, ठीक है, जो मैं छोड़ दूंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो वैसे तो सारे ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे वो क्वेश्चन लूँगा जहाँ पे आपके सारे ही कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। ठीक है, तो पहले मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद आपके जो है रिमेनिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर। देखिए, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात करूं तो समझिएगा। जब हम बात करते हैं बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब कि कौन सी सिक्योरिटीज़, तो मैं यहाँ पे कह दूं कि सिक्योरिटीज़ का मतलब यहाँ पे हम लेते हैं आपका, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ आप वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़, ये जो आपको सिक्योरिटीज़ दिख रहा है, ठीक है, ये सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है। देखिए, ये सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स। आपके पास में इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स। अब तुरंत एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर, इक्विटी शेयर्स कहना है। हाँ जी, मैंने कहा अगर बाईबैक वर्ड यूज़ करा है तो इसका मतलब होता है इक्विटी शेयर्स। ठीक है सर, तो तुरंत क्वेश्चन क्या आएगा दिमाग में कि सर, बाईबैक मतलब क्या होता है बाईबैक का। और दो तीन क्वेश्चन आए होंगे। सबसे पहले बाईबैक का मतलब समझाता हूँ। देखिए, बाईबैक का मतलब होता है कि अपने इक्विटी शेयर्स जो मार्केट में चल रहे हैं हमने ऑलरेडी इशू कर रखे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कोई कंपनी है, ठीक है, इनकॉर्पोरेट हुई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, लोगों ने परचेज भी कर लिए, मार्केट में चलने लगे। ठीक है, मार्केट में चलने लगे। अब क्या लग रहा है कंपनी को कि भाई ये 50,000 शेयर्स इशू किए ना, बहुत ज़्यादा हो गए हमारे कंपनी के हिसाब से, ये हमें बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। कहीं ना कहीं इतनी सारी कैपिटल हमारी कंपनी के हिसाब से, जो टर्नओवर है हमारा, जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से हमारी इतनी कैपिटल नहीं होनी चाहिए, कैपिटल थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, कि कैपिटल कम करनी है, इंक्रीज़ करनी है वगैरह। तो यहाँ पे जो है कंपनी को लग रहा है कि इनकी जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल है उन्हें कम करनी है, ज़्यादा लग रही है। तो अब क्या होगा कि कंपनी ने डिसाइड किया, रिजोल्यूशन पास किया। ठीक है, रिजोल्यूशन पास किया, मीटिंग वगैरह, ठीक है ना, सबका बहुमत लिया, और कहता है कि अब जो है हमने डिसाइड किया कि 10,000 इक्विटी शेयर्स हम अपने परचेज कर लेंगे और फिर उसे कैंसिल कर देंगे। सीधी सी बात है, ये 50,000 शेयर्स किसके पास है सर, ये आपके जो है शेयर होल्डर के पास है, हमारे पास थोड़ी ना है। हमारे पास मतलब कि कंपनी के पास थोड़ी ना है। शेयर होल्डर को बेच दिए थे जब इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये शेयर होल्डर ने परचेज कर रखे। अगर हमें ये कैंसिल करने हैं 10,000 शेयर्स को, ठीक है, ठीक है, 10,000 शेयर्स को हमें परचेज कर लेने हैं, उसे कैंसिल करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर से वापस परचेज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो शेयर होल्डर से वापस परचेज करना, इसी का मतलब होता है बाईबैक। ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारी कैपिटल ज़्यादा हो चुकी है, हम अपने शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, उसे कैंसिल करना चाहते हैं। ठीक है, और हमारी कैपिटल को 40,000 इक्विटी शेयर्स करना चाहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बाईबैक कर रहे हैं हम इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बड़े ध्यान से देखिएगा कि जब हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, हमें उसे परचेज करना है और कैंसिल करना है, हमें परचेज वापस, इन शॉर्ट हमें कंपनी है और हम अपने इक्विटी शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, वापस से हमारी कैपिटल कम करना चाहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बाईबैक। जब हम बात करते हैं इक्विटी तो वर्ड आता है बाईबैक। हम जब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स या फिर आपके डिबेंचर्स, तो वहाँ पे वर्ड आता है रिडीम्पशन। ठीक है, मतलब एक ही होता है कि हम अपने जो प्रेफरेंस शेयर से रिडीम्पशन है परचेज कर रहे हैं। ठीक है,
वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है रिडीम्शन। तो यहाँ पे जो है मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे इक्विटी की, ठीक है, जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इक्विटी शेयर्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आपका बायबैक। इक्विटी शेयर्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बायबैक, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर यहाँ पे मैं कह दूँ कि आपका प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स है, या फिर मैं कह दूँ डिबेंचर्स है सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। कंपनी के पास तो तरह तरह की सिक्योरिटीज़ हो सकती है, तो इक्विटी हो सकती है, प्रेफरेंस हो सकती है, डिबेंचर्स हो सकते हैं। और ज़्यादा इशू हो चुके हो तो कंपनी वापस से परचेस कर लेगी अपने खुद के डिबेंचर्स पैसे दे के, ठीक है। तो अगर ये खुद के डिबेंचर्स या फिर प्रेफरेंसेस परचेस कर रही है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं रिडीम्शन। मतलब एक ही होता है, मतलब बायबैक और रिडीम्शन का मतलब तो एक ही होता है। बस हम जब इक्विटी की बात करते हैं तो वर्ड यूज़ करते हैं बायबैक किया है, प्रेफरेंसेस या फिर डिबेंचर्स की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं रिडीम्शन किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे इन शॉर्ट हम कर क्या रहे हैं, अपनी कैपिटल को कम कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमारी कैपिटल ज़्यादा हो चुकी है तो हम उसे परचेज़ कर लेते हैं। एक और चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिए कि जब हम बायबैक करते हैं, रिडीम्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ को वापस परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगेगा ये कि मान लीजिए हमने जब इशू किया था वो ₹10 के हिसाब से हमने शेयर्स इशू किए थे, जिसकी मार्केट में वैल्यू जो चल रही है फ़िलहाल वो चल रही है फॉर एग्जांपल ₹40। मतलब कि शेयर होल्डर अगर अपना शेयर बेचना चाहते हैं तो मार्केट में ₹40 के हिसाब से उसका बिक जाएगा, ठीक है। अब लॉजिक लगाइएगा, कंपनी अपने शेयर्स परचेज करना चाहती है तो सीधी सी बात है शेयर होल्डर को ऑफर करना पड़ेगा कि भाई हम आपके शेयर्स परचेज करना चाहते हैं और हमें बेच दो हमारे शेयर्स, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स को ऐसे कहने से क्या शेयर होल्डर हमें दे देंगे? भाई हमें प्राइस भी तो कहना पड़ेगा कि हम कितने में परचेज़ करेंगे। तो शेयर होल्डर ने कहा कि कितने में परचेज़ कर लोगे, कंपनी ने कहा ₹20 में परचेज़ कर लेंगे। बताइए क्या शेयर होल्डर बेच देंगे? क्या शेयर होल्डर कंपनी को शेयर्स बेच देगा अपना? नहीं सर। क्यों? क्योंकि अगर वो शेयर होल्डर कंपनी को बेच देगा तो उसे ₹20 का नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ₹20 देगा कंपनी शेयर के बदले, जबकि यही शेयर अगर कंपनी मार्केट में बेच देगा, शेयर होल्डर मार्केट में बेच सकता है, ₹40 कमा सकता है। तो कंपनी को कोई भी शेयर होल्डर अपना शेयर बेचेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि उसे मार्केट में ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए तो ₹20 में तो परचेज़ नहीं करेगा कोई भी शेयर होल्डर। मैं कहूँ ₹40 में, मार्केट में 40 चल रहा है, कंपनी भी 40 में ऑफर कर रही है, क्या बेचेंगे? हो सकता है बेचे, हो सकता है नहीं भी बेचे, ठीक है। कोई शेयर होल्डर का मूड अच्छा ना हो कि हमें भाई शेयर्स नहीं बेचने, तो नहीं भी बेचेगा, ठीक है ना। तो ₹40 ठीक है, चलो बेच सकते हैं। मैं कहूँ कंपनी ऑफर कर रही है रुपीज़ आपके पास में 60, अब क्या बेचेंगे? शेयर होल्डर बेचेंगे शेयर्स। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर बेचते हैं तो ₹40 मिल रहे हैं। अगर कंपनी अभी ऑफर दे रही है कि अगर कंपनी को अभी शेयर्स बेच देते हो तो वो ₹60 पर शेयर्स देंगे, तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर का मन बदल जाएगा, कहेंगे कि भाई ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है तो बेच देना चाहिए, ठीक है ना। अब शेयर होल्डर बेचेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ा, आप देखिए तो हमें शेयर होल्डर को लालच देना पड़ा, ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ा। इन शॉर्ट ज़्यादा अमाउंट का मतलब हम यार वर्ड यूज़ कहाँ करते हैं, वर्ड यूज़ क्या करते हैं, हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रीमियम पे करना पड़ा, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट का मतलब होता है प्रीमियम। पढ़ के आते हैं फाउंडेशन में आप कि भाई हमें प्रीमियम पे करना पड़ा। कितना प्रीमियम? ₹10 का शेयर था, ₹60 मतलब कि ₹50 प्रीमियम पे करना पड़ा, तब जाके शेयर होल्डर्स माने हैं, ठीक है। ₹50 प्रीमियम पे करना पड़ा, तो यहाँ पे ₹50 प्रीमियम पे करना पड़ा तब जाके शेयर होल्डर्स हमें दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी बात समझ में आती है कि हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो आप रिडीम्शन कर रहे हो, चाहे आप बायबैक कर रहे हो, प्रीमियम पे करना पड़ता है, तभी आपको शेयर होल्डर्स अपना जो शेयर से बेचेंगे, वरना तो मार्केट में ही बेच देंगे। ₹20 दे रहे थे तो क्या आपको शेयर बेचेंगे? नहीं सर, मार्केट से ही 40 कमा रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रीमियम का भी रोल होता है। बायबैक करना है तो जो जितने का भी अमाउंट का शेयर्स है उससे ज़्यादा ही आपको पे करना पड़ता है, तभी तो आपको जो है बायबैक हो सकेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रीमियम का भी रोल होता है। बहुत ही ज़्यादा आसान सा चैप्टर है। अभी आप सुन रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि भाई हार्ड लग रहा है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। अभी सिर्फ फ़िलहाल आपको सुनना है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा आसान सा चैप्टर है, वैसे भी आसान ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास में जर्नल एंट्रीज के साथ। बाईबैक में आपको जनरल यहाँ पे जर्नल एंट्रीज ही करनी होती है। कभी कभार बैलेंस शीट भी पूछ लेता है, लेकिन बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा आसान होती है। जनरल एंट्री आती है तो सब कुछ क्लियर है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज मैं आपको समझाता हूँ। जर्नल एंट्रीज, ठीक है, चलिए जर्नल एंट्रीज से स्टार्ट करते हैं। अब बड़े ध्यान से बाईबैक करना है। अभी अभी मैंने समझाया कि बाईबैक का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने ही शेयर्स को परचेज कर लेगी ताकि उनकी कैपिटल कम हो जाए। तो इन शॉर्ट में क्या कह सकता हूँ कि भाई बाईबैक का मतलब अपनी शेयर कैपिटल को कम करना है। बिल्कुल सर, बाईबैक तो इसीलिए करते हैं कि अपनी कैपिटल कम कर पाए। ठीक है ना, तो कैपिटल को कम किया जा रहा है। तो कैपिटल अगर कम करते हैं तो उसे डेबिट किया जाता है या फिर क्रेडिट? सर सीधी सी बात है, कैपिटल का मतलब एक तरीके से हम उसे क्रेडिट साइड होती है, कैपिटल की क्रेडिट साइड होती है। अगर उसे कम करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। बाईबैक में क्या होता है सर? शेयर कैपिटल कम होती है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या ये चीज़ क्लियर कि भाई सीधी सी बात है, बाईबैक का मतलब ही है, हम हमारा पर्पज़ ही क्या है कि कैपिटल को कम करना चाहते हैं। और कैपिटल को कम करना मतलब कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तभी तो कम होगा। क्रेडिट का मतलब तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल की क्रेडिट साइड होती है। अगर उसे कम करना चाहते हो तो डेबिट कर दो, तो हमने डेबिट कर दिया। इसके बदले क्या करना पड़ता है? हमें पेमेंट करना पड़ता है, पैसे पे करने पड़ते हैं। लेकिन क्या 10 रुपये का शेयर है? हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि 10 रुपये का शेयर है। कैपिटल में ऑलवेज आप क्या करते हैं सर? ऑलवेज फेस वैल्यू लेते हैं। ठीक है, कैपिटल का मतलब ऑलवेज फेस वैल्यू। ओके, जितना पेड अप होता है। तो 10 रुपये आपकी जो है फेस वैल्यू थी। हमने कहा कि भाई 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये का शेयर है, उसके बदले हम 10 रुपये पे करने वाले थे। क्या? नहीं सर, हम तो 60 रुपीज़ पे करने वाले थे। कहीं ना कहीं प्रीमियम भी छुपा हुआ होता है, तो प्रीमियम भी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रीमियम एक्सपेंस है, हमें प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट पे कर डायरेक्टली आप जो है कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। एग्ज़ाम में आपको कंप्लीट जर्नल एंट्री लिखनी पड़ेगी, जैसे कि हम जो है रिडीम्शन में करते थे कि भाई पैसे पे करने हैं तो यहाँ पे टू शेयर होल्डर, फिर शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। यहाँ पे भी इसी तरीके से टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर लिख सकते हैं, या फिर आपके आईसीएम मॉडल की लैंग्वेज में कहूँ तो बाईबैक, टू इक्विटी शेयर बाईबैक, दोनों ही अलाउेबल है। होल्डर लिखे या फिर बाईबैक अकाउंट। ठीक है, और फिर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री आपकी बन जाएगी इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये मतलब होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पे 10 रुपये थे, 40 रुपये प्रीमियम था, 40 रुपये थे या फिर 50 था, और 60 रुपये हम टोटल पे करने वाले थे। तो ₹60 के हिसाब से लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, और ₹60 हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 60 को डेबिट किया और पैसे पे कर दिया, तो ₹60 के हिसाब से काम ख़त्म। तो ये देख लीजिए, क्लियर? बहुत ज़्यादा आसान। ओके, कैपिटल कम हो रही तो डेबिट कर दिया, उसके साथ प्रीमियम खर्चा था तो प्रीमियम को डेबिट किया और पेमेंट कर दिया टू बाईबैक, और बाईबैक डेबिट टू बैंक। ठीक है, थर्ड एंट्री आपको जो है एक और चीज़ करनी पड़ेगी। क्या? CRR क्रिएट करना पड़ेगा, बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर्स की जगह, प्रेफरेंस शेयर्स की तरह। प्रेफरेंस शेयर्स में भी आप CRR क्रिएट करते थे, यहाँ पे भी आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा। कैपिटल रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट, जिसे हम शॉर्ट में CRR अकाउंट कहते हैं, ये क्रिएट करना पड़ेगा।
अब ये क्रिएट करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसे मैं क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसके लिए आप जो है वही जो आप प्रेफरेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, तो वो तो यहाँ पे कर ही पाएंगे, जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व यूज़ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व। इसके बाद पीएनएल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री रिजर्व है, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो प्रेफरेंसेस में आप नहीं कर सकते थे, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम एज पर रूल बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी, बाईबैक ऑफ आप सिक्योरिटी, यहाँ पे मैं कह चुका हूँ कि भाई इक्विटी शेयर से होता है, बाईबैक वर्ड यूज़ होता है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स है। तो जब हम बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज़ कर सकते हैं सीआरआर के लिए। ठीक है, लेकिन एज पर आईसीआई मॉड्यूल इसे यूज़ नहीं करता है, वैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपके आईसीआई मॉड्यूल के थियोरी पार्ट में लिखा हुआ है और एज पर रूल भी है कि आप बेशक सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आईसीआई मॉड्यूल का क्या कहना है, देखिए आईसीआई मॉड्यूल का कहना है कि प्रेफरेंस आप पहले इन दोनों को दीजिए। अगर क्वेश्चन में ये दो आपके जो रिजर्व है, ठीक है, जनरल रिजर्व और पीएनएल, अगर इसमें अमाउंट है तो सबसे पहले इसे ही यूज़ किया जाए। अगर इसमें कुछ कम पड़ता है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करें। ठीक है, आईसीआई मॉड्यूल का ये कहना है और हम भी यही फॉलो करेंगे। सबसे पहले जनरल रिजर्व और पीएनएल ही यूज़ करेंगे, अगर कम पड़ता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करेंगे। बेसिकली कम पड़ेगा नहीं, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट होता है जनरल रिजर्व और पीएनएल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि सिक्योरिटी प्रीमियम एज़ पर रूल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंसेस में नहीं हो सकता था, एज़ पर आपका जो है यहाँ पे सेक्शन था 133 वगैरह वगैरह, वो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पे सेक्शन था, वहाँ पे सेक्शन ये कहता था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का आप रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ हो सकता है। ठीक है, एज़ पर रूल। आईसीआई मॉड्यूल क्या कहता है कि भाई पहले ये दो चीज़ यूज़ करिए, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ करिएगा। ठीक है, तो हम भी यही फॉलो करेंगे और आपको यही करना होगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं कह दूँ, जनरल रिजर्व के बदले आपको जो है कई बार एक वर्ड यूज़ किया देते हैं ये लोग, रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व दिया है तो वही जनरल रिजर्व है। ठीक है, ये चीज़ आपको वैसे भी पता होगी, बस मैंने यहाँ पे बता दिया रिजर्व। ठीक है, तो आपको रेवेन्यू रिजर्व मैंने बता दिया। तो ध्यान रखिएगा, ये रेवेन्यू रिजर्व बोल रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रिवैल्यूएशन रिजर्व। देखिए रिवैल्यूएशन रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व दोनों अलग चीज़ है। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब होता है फ्री यूज़, और रिवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब होता है कि आप असेट की वैल्यू वगैरह इंक्रीज़ करके जो रिवैल्यूएशन रिजर्व निकालते हैं वो, उसका यूज़ नहीं हो सकता। हम यहाँ पे दो चीज़ का यूज़ करेंगे, जनरल रिजर्व जिसे हम रेवेन्यू रिजर्व भी कह सकते हैं, और पीएनएल। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको कह दी। इसे वापस से मैं रिपीट करूँगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं वापस से रिपीट करूँगा। यहाँ पे सिंपली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन के साथ समझाऊँगा, तो घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आइए, मैं आपको इसी के साथ सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है कि कोई एम लिमिटेड कंपनी है, इनकी बैलेंस शीट देता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, असेट है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। कहता है इक्विटी शेयर्स इनके पास है 10 रुपये वाले, प्रेफरेंस शेयर्स भी है 100 रुपीज़ वाले, और नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी है। नीचे इन्फॉर्मेशन में कहता है कि कंपनी क्या करना चाहती है। कंपनी ने रिजोल्यूशन पास किया है और कहते हैं कि 20% ये जो है बाईबैक करना चाहती है। एक और चीज़ मैं कह दूं कि कंपनी अगर बाईबैक करना चाहती है तो मैक्सिमम 25% बाईबैक कर सकती है। 25% का रूल है यहाँ पे, 25% से ज़्यादा आप बाईबैक नहीं कर सकते। ठीक है, इसे डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद। यहाँ पे सिंपली मैं आपको बता दूं कि बाईबैक आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 25%। 25% से ज़्यादा बाईबैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 25% मैक्स पार्ट होता है, और आपको बाईबैक करना है तो रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ठीक है, रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। वैसे लॉ में आपको ये पढ़ना आता ही है, कंपलसरी आपको ये पॉइंट डाला ही गया है बाईबैक का, तो वहाँ पे आप पढ़ते ही है। यहाँ पे सिंपली आपको जो है थियरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा नहीं। बाकी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कहाँ ये चीज़ें गिवन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाईबैक है। तो अगर बाईबैक करना है तो आपको 2-3 कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन कि आपके आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए।
ठीक है, कि हाँ जी आप कर सकते हैं। अगर परमिशन नहीं है तो कुछ भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि भाई कंपनी बाईबैक नहीं कर सकती, ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो भी चल जाएगा। मतलब कि आर्टिकल में कहीं पे भी कुछ भी बाईबैक के बारे में नहीं लिखा कि भाई बाईबैक कर सकते हैं नहीं कर सकते तो भी चल जाएगा, और अगर लिखा है कि भाई बाईबैक कर सकते हैं तभी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये सारी कंडीशन है फुलफिल करनी पड़ती है। दूसरी पॉइंट, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। यहाँ पे याद रखिए कि स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो बोर्ड रिजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। कई बार स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ता, बोर्ड रिजोल्यूशन से भी काम चल जाता है। वो कब? जब आप 10% तक बाईबैक कर रहे हैं, ठीक है, 10% तक आप पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10% करें, उतनी अमाउंट तक बाईबैक कर रहे हैं तो बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। उससे ज़्यादा अगर बाईबैक कर रहे हैं तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जो कि आप लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको यहाँ पे ये भी बताया है कि आप जो है मैक्सिमम कितना बाईबैक कर सकते हैं, 25%, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 25% तक ही बाईबैक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बाईबैक को आपको अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखी गई है। वैसे थियरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये इस चैप्टर के लिए, बेसिकली लॉ के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक है आपके लॉ में, ठीक है, तो वहाँ तो आप पढ़ते ही है और बेसिकली आपको पता भी होगा अगर आपने पढ़ रखा है तो। नहीं पढ़ रखा तो वहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली थियरी से यहाँ पे कोई रेलिवेंट नहीं है, थियरी आपको आती है नहीं आती कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए, तो कहता है कंपनी जो है पास रिजोल्यूशन इन्होंने पास किया है और कहता है 20% बाईबैक करना चाहती है, ठीक है, 25% से कम है। और वैसे भी यहाँ पे ऐसा आपका लॉजिक चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है, कि 25% से ज़्यादा दे दिया जाए और फिर कहे कि भाई बाईबैक हो सकता है, नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो फुल फ्लेश क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज एज पर रूल ही सारी चीज़ें गिवन होगी। तो 20% बाईबैक करना चाहते हैं, कहता है 15 रुपये के हिसाब से बाईबैक करेंगे। अभी अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था कि अगर शेयर की जो भी वैल्यू है, अगर उतने में ही इशू करना उतने में ही बाईबैक करना चाहते हैं तो क्या कोई बाईबैक करने देगा? नहीं सर, मार्केट में ज़्यादा वैल्यू चल रही होगी तो उससे ज़्यादा या फिर उतनी वैल्यू आपको ऑफर करनी पड़ेगी शेयर होल्डर को, तब जाके आपको पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपये का शेयर है, 15 रुपये पे करने वाले, 5 रुपये प्रीमियम पे करने वाले, तब जाके बाईबैक होगा, ठीक है। और कहता है कि बाईबैक के पर्पज़ के लिए हमने एक इन्वेस्टमेंट भी बेच दिया, 30 लाख का था, 25 लाख में बेच दिया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि भाई बाईबैक करना है तो सीधी सी बात है शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा। अभी अभी हमने एंट्री देखी, भाई शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो पेमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए हम क्या करते हैं, कई बार हम सिक्योरिटीज़ इशू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, ठीक है। तो हम सिक्योरिटी इशू कर देते हैं या फिर हमारे पास कोई असेट पड़ी होती है तो उसे बेच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असेट बेच दिया गया है, बस आपको इसकी जर्नल एंट्री पूछी गई है कि भाई जर्नल एंट्री आप निकाल के दे दीजिए। बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है जर्नल एंट्रीज़ के लिए, आप भी बना लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये चीज़। देखिए जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले एंट्रीज, वैसे आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं जर्नल एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज़ पर आपको जो है प्रोफेशनल, आपको जो है अच्छा दिखे, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि बाईबैक की एंट्री करें। जो बाईबैक की एंट्री मैंने पढ़ाई कि भाई कैपिटल कम होती है, प्रीमियम पे करते हैं टू बाईबैक, बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपको करनी ही पड़ेगी। बाईबैक कर रहे हैं तो सीधी सी बातें करनी पड़ेगी सर, हाँ जी। इससे पहले आप जो है अगर क्वेश्चन में कोई असेट बेचा है या फिर कोई सिक्योरिटी इशू की है बाईबैक के लिए, तो उसकी एंट्री पहले करें। देखिए ये सिंपली प्रेजेंटेशन का तरीका है, वैसे आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स कोई कटने वाले नहीं है। मार्क्स एंट्री के होते हैं, जितनी एंट्री आपने पूरी की पूरी लिखी है मार्क्स मिल जाएंगे। बस एक प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि पहले वो चीज़ लिखिए जो आपने इकट्ठा किया है अमाउंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेच के 25 लाख इकट्ठा किया, तो सबसे पहले उन चीज़ों की एंट्री करिए, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, सबसे पहले एंट्री करने जा रहा हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, जो इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दिया। इन्वेस्टमेंट 30 लाख का था, 25 में बेच दिया, बताइए प्रॉफिट किया या फिर लॉस? 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 25 में बेच दिया, सर लॉस किया, 5 लाख का लॉस हुआ है, तो लॉस हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए पैसे मिलेंगे, सेल किया है तो सीधी सी बात है पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे मिलेंगे, 25 में बेचा है सर, 25 लाख मिल जाएंगे।
तो 25 लाख, ठीक है, 25 लैक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुपीज़, ठीक है। चलिए, तो 25 लाख मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट बेचा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट क्यों किया गया, फाउंडेशन लेवल पे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट क्यों किया गया, सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट होती है, तो अगर वो इंक्रीज होती है तो डेबिट करते, ख़त्म होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, तो क्रेडिट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो कितने का था, 30 लाख रुपीज़ का। अब दिक्कत हो गई कि भाई 30 लाख का इन्वेस्टमेंट गया है, पैसे 25 लाख मिले हैं, कहीं ना कहीं हमने लॉस किया है, तो इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और लॉस होता है तो हम क्या चीज़ लिखते हैं सर, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना पड़ेगा, लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से, 5 लाख रुपए का नुकसान किया है आपने, 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपीज़, ठीक है। नरेशन आप लिख देंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, नरेशन अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से लिख देते हैं, सभी कुछ सही ही होता है, ठीक है। नरेशन में कुछ भी ऐसा नहीं देखा जाता, अपने तरीके से लिख दीजिए कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, 30 लाख का था, 25 में बेच दिया, इस तरीके से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये चीज़ आपके पास में है। सबसे पहले एंट्री हमने ये कर दी, इन्वेस्टमेंट तो गया, 25 लाख पैसे मिल चुके हैं, बैंक अकाउंट में डाल भी दिए, देख लीजिए बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपीज़ दिख रहे हैं, काम ख़त्म। अब कहते हैं बाईबैक किया, चलिए तो बाईबैक की एंट्री कर देते हैं। बाईबैक कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, बाईबैक में होता क्या है, एक तरीके से मैं नज़रिए से देखूँ तो बाईबैक में तो मेरी शेयर कैपिटल कम होती है। बाईबैक तो इसीलिए करते हैं कि शेयर कैपिटल को कम किया जाए, तो वही एंट्री करेंगे भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल कम हो रही है, कितने से कम होगी सर, ऑलवेज कैपिटल में फेस वैल्यू पेड अप अमाउंट लिखा जाता है, ऑलवेज याद रखिए। कैपिटल है कितने की सर, 10 रुपये वाली है, ठीक है। तो ऑलवेज ये फुल्ली पेड अप है, 10 रुपये पेड अप है, 10 रुपये फेस वैल्यू, और फुल्ली पेड अप है 10 रुपये के हिसाब से लिखेंगे। ऑलवेज ध्यान रखिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए, कैपिटल में ऑलवेज आपका जो है वही अमाउंट लिखा जाता है जो फेस वैल्यू का है और पेड अप, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ ही लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू वाला पेड अप अमाउंट लिखा जाता है, ठीक है। इसे मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो आपका चैप्टर है वहाँ पे तो मैं बड़े ही डिटेल में आपको नोट्स लिखवा के करवाऊँगा, यहाँ पे इसका पॉइंट नहीं है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपली आपको सारी चीज़ें पेड अप होती है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई फेस वैल्यू ही लिखना है शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल तो 10 रुपये वाली है, और कितना बाईबैक किया है सर, 20%। तो 20% आपको शेयर्स का करना है, जितने भी शेयर्स इशू किया उसका 20% करिए। तो यहाँ पे मैं करूँ 3 लाख का 20%, तो यहाँ पे 60,000 शेयर्स, तो 60,000 शेयर्स हमने बाईबैक किए हैं, बाईबैक। क्या ये चीज़ क्लियर है, बाईबैक 60,000 शेयर्स की है, 20% इसने कहा। अब बड़े ध्यान से, 60,000 शेयर्स 10 रुपये वाले हैं, लेकिन बाईबैक 15 के हिसाब से किया है। तो शेयर कैपिटल में तो हमारा रूल है कि भाई हम फेस वैल्यू ही लिख सकते हैं, तो फेस वैल्यू के हिसाब से तो 60,000 शेयर्स, 60,000 इंटू 10 मतलब कि 6 लाख अमाउंट, ठीक है। तो 6 लाख अमाउंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 लाख लिखूँगा, ओके सर 6 लाख लिख दिया। लेकिन सर हम तो पेमेंट 15 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट, टू इक्विटी शेयर बाईबैक, इक्विटी शेयर होल्डर लिखे या फिर बाईबैक, ठीक है, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट। सर यहाँ पे तो हमने पे कितना किया है भाई, 15 रुपये के हिसाब से लाइबिलिटी है हमारी, तो 60,000 इंटू 15 15, ये आ रहा है 9 लाख रुपीज़। तो सर पेमेंट तो 9 लाख रुपीज़ का करना है, समझे, पेमेंट तो 9 लाख रुपीज़ का करना है, और कैपिटल में तो 6 लाख रुपीज़ का कैपिटल दिखा रहा है। तो एक्स्ट्रा जो हमने 3 लाख रुपए, ये जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए, ये किस चीज़ का है सर, ये ऑलवेज किसका होगा सर, प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट, ठीक है, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट। क्या ये चीज़ क्लियर हुई।
और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई हमें अगर परचेज़ करना है और अगर आप चाहते हैं कि आपके शेयर होल्डर जो है आपको शेयर्स बेच दे, तो आपको ऑलवेज़ प्रीमियम पे करना ही पड़ता है, ताकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप जो है उन्हें ऑफ़र कर सके अमाउंट। ठीक है, और फिर हम पे कर देंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर बायबैक या फिर होल्डर, आपके आईसीए मॉड्यूल में बायबैक वर्ड यूज़ करते हैं आई थिंक, कोई भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं, एज़ पर रूल आपको दोनों ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईसीए मॉड्यूल यूज़ करता है वही यूज़ करे तो बेहतर रहता है। तो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, इसका पेमेंट कर देंगे। सबसे पहले लाइबिलिटी क्रिएट करी और उसका पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करना है? 9 लाख रुपीज़ पूरे, 9 लैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लाख रुपीज़ हमने पे कर दिए। अब बड़े ध्यान से, अब चीज़ क्या आ जाती है भाई? CRR। जब भी बायबैक होता है CRR कंपलसरी कंपलसरी क्रिएट करना पड़ेगा। तो बायबैक किया है सर, हाँ जी किया है, 9 लाख रुपीज़ पे किया है, CRR ऑलवेज क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आइए CRR क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं 1 मिनट ज़रा हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, चलिए ओके। अब यहाँ पे एंट्री नंबर 4 किस चीज़ की? सर एंट्री नंबर 4 CRR की। CRR क्रिएट करना है। CRR वैसे आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में जैसे क्रिएट होता था वैसे ही होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको जो है अच्छे से समझाना चाहूँगा कि CRR कैसे क्रिएट होता है, कौन सी अमाउंट पे क्रिएट होता है। देखिए, CRR क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली यह ध्यान में रखना है, यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ CRR। ठीक है, कैपिटल रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। क्या चीज़? आपको सिंपली क्या करना है भाई, जो बाईबैक कर रहे हैं आप, जो भी चीज़ बाईबैक कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी आप सिक्योरिटीज़ बाईबैक कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाईबैक। ठीक है, जो बाईबैक आप कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी फेस वैल्यू हमने ले ली, जितनी भी अमाउंट है। इसमें से आपको माइनस कर देना है, अगर कोई इसके बदले आपने जो है इक्विटी इसके बदले आपने कोई सिक्योरिटीज़ इशू की है। ठीक है, तो अगर आपने जो है कोई सिक्योरिटी इशू की है, फेस वैल्यू उसकी लेनी है, फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इशू फॉर द पर्पज़ ऑफ बाईबैक। ठीक है, इस बाईबैक के लिए अगर आपने कोई सिक्योरिटीज इशू की है फॉर द पर्पज़, ठीक है, तो वो चीज़ की फेस वैल्यू आपको लेनी है, वो माइनस कर देना है। ठीक है, और जो अमाउंट आया उतने अमाउंट का आपको CRR क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट निकल गया है वो अमाउंट आपका क्या है? CRR अमाउंट। ठीक है, आपका यहाँ पे CRR अमाउंट, ये चीज़ सभी को क्लियर? ठीक है, ये CRR अमाउंट आ चुका। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो भाई हमने बाईबैक किया है तो उसका फेस वैल्यू क्या है भाई? 60,000 शेयर्स बाईबैक किए हमने। ठीक है सर, फेस वैल्यू बता दो हमें। फेस वैल्यू बता दे तो फेस वैल्यू तो है इसका 10 रुपये के हिसाब से, मतलब कि 60,000 इंटू 10, फेस वैल्यू आपका जो है 6 लाख है, 6 लैक्स। ओके सर, बताइए इसके लिए कोई आपने सिक्योरिटीज इशू की है? नहीं सर, हमारे पास असेट था उसे बेच लिया, पैसे कमा लिए, काम खत्म। इसके बदले हमने कोई सिक्योरिटी इशू नहीं करी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, तो इसके लिए हमने कोई भी सिक्योरिटीज़ को इशू नहीं किया है, तो नहीं सर हमने तो कोई भी सिक्योरिटीज़ को इशू नहीं किया है, नील। ठीक है ना,
तो आपका यहाँ पे अमाउंट कितना बन जाता है CRR क्रिएट करने के लिए? CRR क्रिएट करने के लिए अमाउंट आपका बन जाता है जो कि 6 लाख रुपीज़। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा, 6 लाख रुपीज़ का क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए CRR क्रिएट करते हैं। CRR किस में से क्रिएट हो सकता है सर? प्रेफरेंस है आपको, जनरल रिजर्व लीजिए, PNL लीजिए, इन दोनों में से आगे पीछे किसी भी तरीके से। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके से PNL पहले लीजिए, जनरल रिजर्व पहले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम लास्ट में लेना। ठीक है, जिसकी लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसमें सफिशिएंट अमाउंट होता है जनरल रिजर्व PNL में। ठीक है, चलिए, तो CRR क्रिएट करना है। 60,000 रुपीज़ के 60,000 के शेयर्स थे, 10 रुपये वाले, 6 लाख रुपीज़ चाहिए। देखते हैं यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व पड़ा हुआ है 4,000 कहता है, 4,000 ये 1000 में अमाउंट है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिजर्व में ही सफिशिएंट अमाउंट पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले रेवेन्यू रिजर्व से ही CRR क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको CRR क्रिएट करना है, रेवेन्यू रिजर्व में से आप जो है लेंगे, तो आपके पास में रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। ठीक है, CRR अकाउंट कितने का क्रिएट करना है? 6 लाख, तो आपके पास 6 लाख। ठीक है, ये CRR में हमने क्रिएट कर दिया। CRR अकाउंट आपको जो है यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखना है, कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, कैपिटल रिडिम्पशन रिजर्व फुल फॉर्म लिखना ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज यूज फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए, तो CRR का आपको फुल फॉर्म ही लिखना है और 6 लाख का हमने क्रिएट कर दिया। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रीमियम का खर्चा करते हैं, एक्सपेंस किया ना, प्रीमियम एक्स्ट्रा पे किया 3 लाख, उसे भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। सारे एक्सपेंस राइट ऑफ होते हैं। अगर डिबेंचर इशू करते हैं तो उसका इंटरेस्ट राइट ऑफ करना पड़ता है। अगर प्रीमियम से कोई चीज़ इशू की है तो प्रीमियम का राइट ऑफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी 5th एंट्री आपको राइट ऑफ की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इस प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। प्रीमियम को राइट ऑफ ऑलवेज सबसे पहले आप जो है प्रेफरेंस देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है तो उससे ही राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, प्रीमियम को प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रीमियम में अमाउंट पड़ा हुआ है सर? बिल्कुल 5 लाख रुपीज़ अमाउंट पड़ा हुआ है और हमें चाहिए कितना? 3 लाख, सफिशिएंट अमाउंट पड़ा हुआ है। तो आइए उसे राइट ऑफ कर देते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू आपका प्रीमियम ऑन रिडीम्शन, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। ठीक है, बायबैक अकाउंट। ठीक है, ये वाला जिसे हम राइट ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो ये डेबिट था, इसे क्रेडिट कर दिया, काम ख़त्म कर दिया। कितना है? 3 लाख। ठीक है, 3 लाख का हमें राइट ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम में 5 लाख रुपए दिख रहे हैं, इसमें से हम 3 लाख रुपीज़ निकाल लेंगे, 3 लैक्स। ठीक है, चलिए 3 लैक्स ले लिए, तो यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया, काम ख़त्म। तो एक्सपेंस को हमने राइट ऑफ कर दिया 3 लाख से, ख़त्म। ठीक है, तो इतनी जर्नल एंट्रीज मेन बन जाती है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, यहाँ पे स्टेप क्या रहता है आपके पास में जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जर्नल एंट्रीज आपकी जो है स्टेप क्या रहता है, स्टेप। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज लिखनी है कि अगर आपने कोई सिक्योरिटीज़ या फिर इन्वेस्टमेंट सेल किया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेल किया है या फिर कोई सिक्योरिटी इशू करी है, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, सिक्योरिटी इशू करी है। ठीक है, तो उसकी जर्नल एंट्री सबसे पहले करेंगे, स्टेप 4 जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको स्टेप फॉलो करने हैं।
तो स्टेप 4 जर्नल एंट्रीज आपके पास। सबसे पहले तो हमने ये एंट्री कर दी, इसके बाद सेकेंड एंट्री आप बाई बैक की कर देंगे। ठीक है, बाई बैक की 2 एंट्री आती है, पता है ना, बाई बैक की 2 एंट्रीज। सबसे पहले तो हम लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, फिर उसका पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट से। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्या, CRR क्रिएट कर देंगे। ठीक है, CRR क्रिएट करेंगे। ओके, और नेक्स्ट चीज़ आपके पास में आ जाती है, प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। प्रीमियम ऑन बाईबैक जो आपका रहता है, ठीक है, उसे राइट ऑफ करिए, तो उसे राइट ऑफ कर देंगे। तो ये स्टेप रहते हैं आपके जर्नल एंट्रीज़ के। मैंने सिंपली शॉर्टली आपको यहाँ पे बता दिया कि ये आपको स्टेप फॉलो करने होते। ठीक है, बेसिकली जर्नल एंट्रीज़ में आगे पीछे किसी भी तरीके से एंट्रीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने यहाँ पे आपको याद रहे इस तरीके से स्टेप लिखवा दिए, आप आगे पीछे किसी भी तरीके से जर्नल एंट्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी जर्नल एंट्री पूछी थी वो ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ क्लियर, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये PDF मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 से रिलेट करता है। कहता है कोई कंपनी है, नॉन लिस्टेड कंपनी, इन्फॉर्मेशन दे रहा है बैलेंस शीट की, और कहता है कि भाई हमारे पास प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस 100 रुपये वाले हैं, इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले, फुल्ली पेड अप है दोनों ही। ठीक है, रिजर्व में देखें तो कैपिटल रिजर्व होता है आपके पास में, सिक्योरिटी प्रीमियम है, रेवेन्यू रिजर्व है। ठीक है, CRR के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, CRR के लिए हम जो है CRR के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें आपको गिवन है जिसका यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का हम यूज़ पहले नहीं करते, हम पहले रेवेन्यू रिजर्व का ही यूज़ करते हैं। वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट अगर हो जाता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आइए इसके बाद कहता है कि कंपनी जो है रिडीम कर रही है प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम्शन करना चाहती है, तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि इट ऑल्सो ब्रॉड बैक 50 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपये वाले, जो कि हमें पता ही है 10 रुपये वाले ही शेयर्स है। कहता है कि 50 रुपये में हम जो है बाईबैक करेंगे। ऑब्वियसली आपको जो है प्रीमियम पे करना ही पड़ता है, तभी जाके आपका जो है बाईबैक हो पाता है। ठीक है, इसके बाद कहता है पेमेंट फॉर अबोव वर मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में हमारे पास काफ़ी सारा अमाउंट वैसे भी पड़ा हुआ है कहते हैं। ठीक है, बैंक बैलेंस में 200 आपका जो है ये इन करोड़ दे रखा है, तो 200 करोड़ रुपीज़ पड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट पड़ा हुआ है बैंक में। कहता है विच अपीयर एज अ पार्ट ऑफ करंट असेट। ठीक है, आपको पूछा है कि सबसे पहले तो आप एक काम करिए, जर्नल एंट्री क्रिएट करिए और उसके बाद बैलेंस शीट भी दिखा देना। ठीक है, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज हम लिखते हैं। देखिए जर्नल एंट्रीज हम करना स्टार्ट करते हैं आपके पास। चलिए हेडिंग दे दीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, ओके, इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। जर्नल एंट्री सबसे पहले पूछा है, तो जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर A आपको पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है उसका सॉल्यूशन, इसके बाद बैलेंस शीट देख लेंगे। चलिए, तो बहुत ही ज़्यादा आसान सा है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो कहा है कि हमने जो है प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम्शन किया है, तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम्शन किया है, तो सीधी सी बात है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम्शन करना मतलब कि भाई रिडीम्शन और बाईबैक का मतलब ही होता है कि कैपिटल को कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम्शन कर रहे हैं मतलब कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रही है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर का रिडीम्शन नहीं बोला जाता, इक्विटी शेयर्स का बाईबैक बोला जाता है। तो इक्विटी शेयर्स का बाईबैक कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर का रिडीम्शन कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट।
ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम जो है यहाँ पे रिडीम्शन कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे सबसे पहले, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट आपके पास, और नेक्स्ट एंट्री आपकी बन जाएगी पेमेंट की। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट आपके पास में पेमेंट कर देंगे, और इस तरीके से रिडीम्शन ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पे करना है भाई, 10 रुपये का यहाँ पे कहता है 50 रुपये, ये तो बाईबैक है, ठीक है, इक्विटी कहता है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बोला, रिडीम्शन किस तरीके से हो रहा है कुछ भी नहीं बोला, तो हम मान के चलते हैं कि एट अ पार हुआ है, मतलब कि 100 रुपीज़ का शेयर था, 100 रुपीज़ में कर दिया, ठीक है। तो टोटल कितना है, 75 करोड़ रुपीज़ आपका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि रुपीज़ इन करोड़ से, रुपीज़ इन करोड़, ठीक है, 75 करोड़। तो यहाँ पे 75 करोड़ का बाईबैक कर लिया और उसका पेमेंट कर दिया 75, ठीक है, ओके। अब जैसे कि मैंने कहा कि आप जो है रिडीम्शन करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का या फिर बाईबैक करते हैं आप इक्विटी शेयर्स का, तो ऑलवेज़ आपको क्या करना पड़ता है, ऑलवेज़ आपको CRR क्रिएट करना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम्शन कर रहे हैं, CRR क्रिएट ऑलवेज़ करना पड़ेगा। तो CRR क्रिएट करते हैं। CRR क्रिएशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ हो ही नहीं सकता, या तो जनरल रिजर्व यूज़ करें या फिर PNL। जनरल रिजर्व गिवन है आपको, रेवेन्यू रिजर्व 260 लाख रुपीज़ है, सॉरी 260 करोड़ है। तो आपके पास तो 75 ही चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट पड़ा हुआ है, तो चलिए CRR क्रिएट कर लेते हैं। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेगा, फुल फॉर्म लिखना है, CRR अकाउंट, ठीक है, 75, ओके। तो ये 75 से काम ख़त्म, ठीक है। 1 अप्रैल 2001 को हमने इसका बाईबैक रिडीम्शन किया था। इसके बाद अब बाईबैक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब फोर्थ एंट्री से इक्विटी शेयर्स के बाईबैक की एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाईबैक हो रहा है, तो सीधी सी बात है इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, तो हम यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, आपके पास में टू इक्विटी शेयर होल्डर लिखे या फिर इक्विटी शेयर बाईबैक, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट, ठीक है। और फिर लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए पेमेंट करेंगे, तो बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, इसका पेमेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई कि कहता है कि भाई कैपिटल में तो ऑलवेज हम जो है क्या पे कर सकते हैं, ऑलवेज फेस वैल्यू ही लिख सकते हैं। फेस वैल्यू कहता है कि 10 रुपये है, 50 रुपये पे करें, तो 10 रुपये यहाँ पे तो हम सिर्फ और सिर्फ कितने लिख सकते हैं, 10 रुपये के हिसाब से ही अमाउंट लिख सकते हैं, ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से ही अमाउंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 10 रुपये के हिसाब से अमाउंट लिखूँ, तो हमने बाईबैक कितना किया है, कहते हैं कि बाईबैक जो है आपको यहाँ पे 50 लाख इक्विटी शेयर्स का किया है। तो 50 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 10, मतलब कि आपका कितना हो गया, 5 करोड़। तो यहाँ पे आपका 5, बाईबैक कितना का हुआ है, बाईबैक तो 50 लाख इंटू 50 के हिसाब से हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, किस चीज़ का सर, प्रीमियम का। तो यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट डेबिट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट हमें करना पड़ेगा। तो आइए,
प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से कितना प्रीमियम है? 10 रुपये के बदले 50 रुपये पे कर रहे हैं। प्रीमियम कितना? 40 रुपीज़। ठीक है, तो प्रीमियम आपके पास 40 रुपीज़ है, ₹40। ठीक है, शेष कितने? 50,000 50 लाख शेष है, तो 50 लाख आपके पास इंटू 40 रुपीज़, तो यहाँ पे आपका पास आ जाता है 20 करोड़। ठीक है, 20, तो कुल मिला के हमारी लाइबिलिटी कितनी बन गई? 25 करोड़ की, जिसका हम पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे पेमेंट कर दिया 25 करोड़ के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब हमारे स्टेप के हिसाब से हमने जो है पहला काम ख़त्म कर दिया। सिक्योरिटीज़ कोई इशू करी ही नहीं है, ना ही इन्वेस्टमेंट सेल किया है, तो हमें इसकी एंट्री करनी नहीं पड़ी। बाईबैक की 2 एंट्री कर दी। अब क्या करना है? CRR क्रिएट कर दो और उसके बाद प्रीमियम जो आपने पे किया होगा उसे राइट ऑफ कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले CRR इसके लिए क्रिएट करेंगे। ये CRR किसके लिए था? ये CRR प्रेफरेंस शेयर के लिए था। अब इक्विटी शेयर्स का भी बाईबैक किया है तो वापस से CRR क्रिएट करना पड़ेगा। वैसे क्या होता है कि आपका जो है कंबाइन एंट्री लगा देते हैं, इसी में ही आपका जो है बाईबैक का भी कर देते हैं। हम यहाँ पे 2 अलग अलग एंट्री कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व में अभी भी अमाउंट बहुत सारा पड़ा हुआ है, वहाँ से हो जाएगा। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू CRR अकाउंट, ठीक है, टू CRR अकाउंट। कितना हमें चाहिए? अगर हम यहाँ पे कहे, मैं यहीं पे आपको जो है ऊपर जो है, वैसे भी मैं आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ कि CRR के लिए जो बाईबैक करे उसकी फेस वैल्यू ले लो, उसमें से माइनस करेंगे। अगर बाईबैक के लिए कोई आपने सिक्योरिटी इशू करी है, तो यहाँ पे बाईबैक के लिए कोई सिक्योरिटी इशू करी ही नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 5 करोड़ की शेयर्स कैपिटल थी जिसके लिए बाईबैक किया, उसके बदले हमने कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं किया, कोई इक्विटी नहीं मतलब कि कोई अदर सिक्योरिटी इशू नहीं करी है। तो 5 लाख के लिए पूरे के पूरे CRR क्रिएट कर देंगे। तो 5 करोड़, तो 5 करोड़ का आपका जो है यहाँ पे CRR क्रिएट हो गया। वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वैसे जनरली क्या होता है कि CRR क्रिएट करना है तो दोनों की कंबाइन एंट्री लगा देते हैं। यहाँ पे कंबाइन का मतलब 80 से, ठीक है, 80 करोड़ इस तरीके से बनाया जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए दोनों अलग अलग कर रहा हूँ। आप एग्जाम में दोनों लिख सकते हैं या फिर दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में एक कंबाइन CRR क्रिएट कर दीजिए 80 के हिसाब से, तो भी चल जाएगा। आपके ऐसे मॉड्यूल में कंबाइन ही होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, लॉजिक की बात है कि भाई दोनों एंट्री अलग अलग आपको करनी ना पड़े, दोनों कंबाइन कर देते हैं। आपको CRR का एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाएगा कि भाई 80 के हिसाब से काम ख़त्म। ठीक है, चलिए इसके बाद कोई एंट्री, हाँ जी एक एंट्री बाकी रह रही, कौन सी? प्रीमियम को राइट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम ऑन बाईबैक है, उसे ख़त्म करना है, 20 करोड़ की ज़रूरत है। अब प्रीमियम जब राइट ऑफ करना है तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में मैं सबसे पहले क्या चीज़ दिखूंगा कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, प्रीमियम से प्रीमियम कटेगा, लोहे से लोहा। ठीक है, तो कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम जो है 25 करोड़ पड़ा हुआ है, हमें चाहिए कितना? 20, आराम से हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से अमाउंट ले लूँगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट आपके पास टू, राइट ऑफ क्या करना है भाई? प्रीमियम ऑन बाईबैक, तो टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, ठीक है, बाईबैक अकाउंट, और काम ख़त्म। कितना बाईबैक आपको राइट ऑफ करना है? जितना दिख रहा है। डेबिट है, क्रेडिट कर दूंगा, काम ख़त्म हो जाएगा 20 करोड़ से। और सिक्योरिटी प्रीमियम में तो 25 करोड़ पड़ा हुआ है, तो 20 करोड़ यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे लिखते रहना कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम में से 20 करोड़ ले लिए है। ठीक है, CRR में से रेवेन्यू रिजर्व में से कितना चीज़ लिया? CRR में ट्रांसफ़र किया है 80। ठीक है, टोटल 80 हमने CRR में ट्रांसफ़र किया है, टोटल 80। ठीक है, और कहीं पे कोई यूज़ करा है? नई चीज़। ओके, तो ये चीज़ ख़त्म। इतनी जर्नल एंट्रीज है आपके पास में। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि बैलेंस शीट भी आपको क्रिएट करनी है, तो बैलेंस शीट भी क्रिएट कर देते हैं।
आपका आंसर नंबर 2 बैलेंस शीट ऑफ कौन सी कंपनी है? एम लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है भाई? कंपनी का नाम है अनु लिमिटेड। तो बैलेंस शीट ऑफ अनु लिमिटेड, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च, ईयर कौन सा है यहाँ पे, कहाँ दे रखा है, कहता है 2001 के हिसाब से, ठीक है, ओके। चलिए तो क्रिएट कर देते। सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे आ जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। इसमें आपका ऑलवेज सबसे पहले क्या होता है? ए, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आपको दिखती है। सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलती है 1 शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल, और दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलती है रिजर्व एंड सरप्लस एंड सरप्लस, ठीक है। चलिए करंट लाइबिलिटी ख़त्म। इसके बाद लाइबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं है, असेट आपका आ जाता है अब। तो यहाँ पे एसेट साइज का टोटल, ठीक है, एसेट। सेकेंड चीज़ यहाँ पे इसका टोटल लगा लेना है, टोटल इसका, ठीक है, टोटल। अब यहाँ पे आ जाता है पार्ट 2 आपका असेट, एसेट्स, ओके। एसेट्स आपका आ जाता है। एसेट में क्या कहा है भाई? एसेट में कहता है नॉन करंट एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा भाई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में वैसे भी कुछ नहीं है, ठीक है, डैश ही है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते एग्जाम में, ठीक है। और बी आपको कहता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 100 का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का था? 100 का, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिखना भूल गया, इसे नीचे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग है ना, हेडिंग क्या है? नॉन करंट असेट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये पॉइंट, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, जिसमें आपके ये पॉइंट नंबर 1 है और पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। इसके बाद बी पॉइंट करंट असेट, ठीक है। करंट असेट में देखें तो पॉइंट नंबर 1 क्या दिया है करंट असेट में? करंट एसेट में कहता है ट्रेड रिसीवेबल 140 का है और कैश इन बैंक, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मुझे देखना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल में तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो ट्रेड रिसीवेबल तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। TR में लिख देता हूँ, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, 140 है। बी पॉइंट जो आपका है सेकेंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें चेंज जरूर हुआ होगा क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना पड़ा हुआ है? 200 का, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग मैं करता हूँ, 200 का पड़ा हुआ है, जिसमें से हमने कुछ ना कुछ यूज़ किया है रिडीम्शन पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ कहीं पे बैंक कहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने इसका पेमेंट किया 75, पेमेंट हुआ है तो माइनस करेंगे,
ठीक है। 75 पेमेंट किया किसके लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडीम्शन के लिए। इसके बाद बैंक 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 नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है 25। ठीक है, तो 25 का यूज़ किया किसके लिए, इक्विटी के लिए। इसके बाद कोई बैंक बैंक नहीं, तो यहाँ पे काम ख़त्म। तो 200 में से 75 माइनस करेंगे, 25 माइनस करेंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ और काम ख़त्म। टोटल लगा लेंगे, इसका भी देख लेते हैं दोनों का मैच होता है या फिर नहीं। ऊपर लाइबिलिटी 20 + 280 + 40, तो ये आंसर आ जाता है 340 का। ठीक है, 340। यहाँ पे देख लेते हैं 100 + 140 + 100, यहाँ पे भी 340 और आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है। आंसर आपका बिल्कुल सही है, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे टोटल ये शॉर्ट में मैंने बैलेंस शीट दिया आपके लिए। इसके लिए प्रॉपर वर्किंग नोट बनानी होती है। ठीक है, पहले ही मैं रिपीट कर दूँ वापस से कि वर्किंग नोट प्रॉपरली इसके लिए बनानी होती है। ये तो मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए एक बार के लिए बैलेंस शीट बना दी। आपको जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन है उसी तरीके से बनानी पड़ेगी। देखिए कि इस तरीके से आपने फॉर्मेट बनाया, इसमें अमाउंट कैसे आ रही है उसके लिए वर्किंग नोट बनाइए प्रॉपर, यहाँ पे जो गिवन है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपने वर्किंग नोट बनाई। तो ये आपका था इलस्ट्रेशन नंबर 2, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, चैप्टर ही पूरे का पूरा। ठीक है, इसके बाद आपको जो है इलस्ट्रेशन नंबर 3 होमवर्क में आपको करना है। मैं आपका इसका वीडियो जो है प्रोवाइड करूँगा लास्ट में। पहले तो मैं अभी जो अपना ये होमवर्क में आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा वापस से। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये खुद ट्राई करना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 से मैं स्टार्ट करूँगा आप। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा चैप्टर है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर, बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया है कि आपको एकदम से क्लियर हो जाए, फिर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ना पड़े इसलिए। ठीक है, तो चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जरूर प्रैक्टिस करिएगा, होमवर्क है। इसे अगर अच्छे से आप कर लेते हैं तो मतलब कि आपका इतने तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, इसमें देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 में 20% भी आ जाता है और इन्वेस्टमेंट सेल किया है तो वो भी आ जाता है। एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कहता है इन्वेस्टमेंट आपका 500 का है। ठीक है, 500 यहाँ पे 1000 में अमाउंट है। ठीक है, मतलब कि 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, इन्वेस्टमेंट ये रहा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 22 में बेच दिया तो उस तरीके से एंट्री करेगा। लॉस कहीं ना कहीं हो रहा है आपको। ठीक है, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट 22 में बेच दिया, लॉस हो रहा है, उसकी एंट्री करेगा। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, CRR क्रिएट करने में एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि इशू 2 मंथ बैक प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किया फॉर द पर्पज ऑफ बाईबैक। बाईबैक के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, कंपलसरी ध्यान रखिएगा। तो बाईबैक इस बार यूज़ की है तो यहाँ पे CRR में इसका इफेक्ट पड़ेगा। जब CRR क्रिएट करोगे तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, हमारा CRR का फॉर्मूला जहाँ पे आप जो है इक्विटी शेयर की बाईबैक करें इसकी फेस वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे इस बार अमाउंट आएगा, क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर इशू किए है तो इस बार थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू किए है 2 लाख रुपीज़ के, तो 2 लाख माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जो अमाउंट बच गया उसका CRR बनेगा। CRR कहाँ पे गया, ये। ठीक है, तो CRR के लिए मैं यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन बता दूँ, बाकी सब कुछ सिंपल है। देखिए CRR के लिए क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाईबैक जो किया, बाईबैक यहाँ पे लिख दूँ, जो बाईबैक किया, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू बता दो। तो उसकी फेस वैल्यू क्या है भाई, उसकी फेस वैल्यू है बाईबैक जो आप कर रहे हैं। यहाँ पे कह दूँ कि भाई बाईबैक आप कितने का कर रहे हैं, कहता है 20% बाईबैक कर रहे हैं, तो टोटल इक्विटी कितना है, टोटल इक्विटी 2,50,000 है। 2,50,000 का 20% मतलब कि 50,000 बाईबैक कर रहे हैं। 50,000 10 रुपये वाले शेयर से, तो यहाँ पे 50,000 इंटू 10 मतलब कि कहीं ना कहीं 5 लाख रुपीज़। ठीक है, 5 लाख रुपीज़। इसमें से क्या माइनस कर देंगे भाई, इसमें से माइनस कर देंगे हम प्रेफरेंस शेयर्स जो इसके लिए रिडीम्शन पर्पस, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं किसके लिए, बाईबैक पर्पस के लिए। ठीक है, फॉर बाईबैक। ठीक है, वो माइनस कर देंगे आपके पास में कितना है, कितना इशू किया,
कहता है हमने प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख के इशू कर दिए हैं, तो 2 लाख माइनस कर देंगे, 2 लाख रुपीज़ माइनस कर देंगे, रुपीज़ 2 लाख। ठीक है, अब जो बच गया अमाउंट उतने का CRR क्रिएट होगा। तो यहाँ पे अमाउंट जो बच गया वो है 5 लाख में से 2 लाख गया, रुपीज़ 3 लाख। ठीक है, CRR इतने का क्रिएट होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 लाख रुपीज़ का CRR क्रिएट किया गया। ठीक है, तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन थी, इसे आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6 देख लेंगे। ठीक है, चलिए।